Hello students, myself Anita Shatan and today we are discussing about economies of scale. तो क्या होती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल? पैमाने की बस्तें। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? जब कोई फर्म अपने पैमाने को बढ़ा लेती है तो उसको क्या हो जाती है, अनेक प्रकार की बस्तें मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उनको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या होती हैं? टू टाइप्स की होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? एक फर्म, ये किसी फर्म को क्या होती है, उसके निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। क्या है? एक फर्म जो अपना आकार बढ़ा लेती है उसको ये मिलती है, जो अपना आकार नहीं बढ़ाती उसको नहीं मिलती। तो एक फर्म जो अपना पैमाना बढ़ा लेती है तो पैमाना बढ़ाने के फलस्वरूप उसे कई प्रकार की बस्तें होती हैं, तो वो उसकी कौन सी बस्तें होगी? इंटरनल इकोनॉमीज। ये उद्योग की सभी फर्मों को नहीं मिलती, सिर्फ उन्हीं फर्मों को मिलती है जो प्रयत्न करती हैं, जो अपना प्रोडक्शन ऑफ स्केल इंक्रीज कर लेती हैं। तो उसको कई प्रकार की जो बस्तें होती हैं, वो कौन कौन सी बस्तें ये हम देखेंगे। तो देखेंगे जो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, रियल एंड मॉनेटरी। अब रियल क्या होती है? जब कोई फर्म क्या होती है अपने स्केल को इंक्रीज कर लेती है, अपने पैमाने को इंक्रीज कर लेती है, तो पहले जितना ही उत्पादन करने के लिए अब उसे क्या है, कम श्रमिकों की संख्या की जरूरत पड़ती है। पहले जैसा ही उत्पादन करने के लिए कम पूंजी की जरूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं किसी साधन की मात्रा की पहले की तुलना में यदि हम कम जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे? रियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। पहले 10 श्रमिक लगाते थे, अब हमने क्या किया, इस प्रकार का उतना ही उत्पादन हमारा 8 श्रमिक कर देते तो 2 श्रमिक की बचत होगी। तो उसी प्रकार से पहले हमारा जितनी पूंजी लगती थी अब उतना ही उत्पादन करने के लिए कम पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे क्या है, रियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा मॉनेटरीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। तो जो हमारी क्या होता है कि जब हम अपना प्रोडक्शन ऑफ स्केल इंक्रीज कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप कई चीजों की लागत क्या हो जाती है, हमें कम। जिस तरह कच्चा माल खरीदा वो क्या है, कम कीमत पर हमें मिला, लागत कम होगी। यातायात के साधन हैं, हमें कम लागत पर मिल गए, तो इसके फलस्वरूप हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमें क्या हो जाती है, उन बचतें मिलती हैं। तो उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी इकोनॉमीज। तो अब हमारी ये जो इकोनॉमीज है, इंटरनल इकोनॉमीज, इनमें हमारी मेन रूप से इंटरनल इकोनॉमीज में आता है लेबर इकोनॉमीज। कि कोई फर्म पहले 10 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रही है, कि 10 इकाइयां बना रही, छोटा सा काम, तो वो क्या करेगा, 2 या 4 लेबर रखेगा, वही सारा काम। एक लेबर हर तरह के काम में हाथ लगा रहा है, तो कहा ना 10 कामों में हाथ लगाए, एक भी कार्य नहीं बन पाया, तो वो अपने कार्य में हम कहते हैं दक्ष नहीं हो पाता, निपुण नहीं हो पाता। अब क्या होता है, जब हमारा उत्पादन का पैमाना हम बढ़ा लेते हैं कि हम एक दिन में 20,000 यूनिट जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें लेबर क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब हमने क्या कर दी, डिवीजन ऑफ लेबर कर दी, भाई तू काम का ये हिस्सा तेरा है, पैकिंग का तेरा कार्य है, लोड करने का दूसरे का कार्य है, उसको बाहर निकालने का दूसरा का, बनाने का दूसरे का, सेप देने का दूसरे का। तो हर व्यक्ति अपने कार्य में क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है, वो दक्षता प्राप्त कर लेता है और फटाफट से वो कार्य इजिली बुक कर लेते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, हमें बस्तें, हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये हमारा क्या हो जाता है, लेबर इकोनॉमीज। की लेबर की डिवीजन के कारण हमारी कॉस्ट घट गई, तो हमें क्या हो गई, लेबर इकोनॉमीज, श्रम संबंधी बस्तें हमें मिल गई। दूसरा हमारा है टेक्निकल इकोनॉमीज, तकनीक की संबंधी बस्तें। अब टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होती हैं? देखो, हम क्या कर लेते हैं कि अपना जब स्केल बढ़ाते हैं, अपना जब हम कह लें आकार बढ़ाते हैं, तो जो बड़ी फर्में हैं वही क्या कर पाएंगी, जो बढ़िया टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर पाएंगी। अब उनके लिए पॉसिबल हो जाए। अब जिसको उत्पादन 10 वस्तु का करना है वो क्या करेगा, बढ़िया मशीनें, बढ़िया जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो ला करके। अब जिसको हम कहेंगे कि
हर रोज 25-30 हजार, तो वो क्या कर सकता है, वो बढ़िया टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है। अब जिसको जोड़ ही 2 अक्षर का करना है वो हाथ से करेगा। अब कंप्यूटर की कब जरूरत पड़ती है, जब हम बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स की 500 400 डिजिट्स की हमें क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हम कहेंगे कि हमारा क्या हो जाता है, टेक्निकल इकोनॉमीज, कि जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो हमें क्या बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है, और उसके परिस्वरूप हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट घट जाती है और हमें क्या मिलनी शुरू हो जाती है, इकोनॉमीज मिलती हैं। तो ये टेक्निकल इकोनॉमीज जो है वो कई प्रकार की होती है। इकोनॉमीज ऑफ साइज, की साइज की इकोनॉमीज हमें मिल जाती है, कि आकार संबंधी बस्ते हमें मिलने स्टार्ट हो जाती है। देखो क्या हो जाता है कि हम एक बिल्डिंग बनाई हमने, उसमें कॉस्ट आई, अब उसके ऊपर हम दूसरी बिल्डिंग बना लेंगे तो हमारी कॉस्ट पहले की तुलना में क्या आएगी, कम आएगी। तो साइज जब हम बढ़ाते हैं तो आकार संबंधी बस्ते भी हमें मिलने शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एक छत की बस है, अब उसके ऊपर एक और छत लगा दो, टायर वगैरह सारा कुछ तो वही है, और जो हमारी हम कहेंगे कि जो ऊर्जा की खपत हो रही है, जो उसमें फ्यूल यूज हो रहा है, वो भी उतना ही लगना है। अब क्या है, पहले की तुलना में हम क्या कर रहे हैं, डबल जो हमारी सवारी है वो उसमें ट्रेवल कर पाएंगे। तो एक छत वाली बस की जगह 2 छत वाली बस बनाना, उसी प्रकार से फैक्ट्री की बिल्डिंग में ऐसा चेंज कर लें। तो आकार संबंधी बस्ते भी जब हमारा साइज, प्रोडक्शन का साइज इंक्रीज हो जाता है तो हम ऐसी इकोनॉमीज भी प्राप्त कर पाते हैं। पर इकोनॉमीज ऑफ वेस्ट मटेरियल, कि वेस्ट मटेरियल से संबंधित इकोनॉमीज हमें मिल जाती है, कि जब आकार बढ़ा लेती है तो फर्म क्या करती है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी प्रयोग करना स्टार्ट कर देती है। जिस तरह से चीनी में क्या है, चीनी मिल में सीरा बचता है, सीरे से क्या किया जाता है, एल्कोहल तैयार किया जाता है। या तो वो क्या कर ले, अपनी इतनी बड़ी सी फैक्ट्री है, एक छोटा सा साथ में वो मशीनें भी लगा दे जो सीरे से क्या है, एल्कोहल तैयार करें। या इतने बड़े आकार में इंडस्ट्री है, इतना ज्यादा मात्रा में रोज सीरा निकलता है, तो साइड बाय साइड कोई दूसरी फैक्ट्री जो है वो उस वेस्ट मटेरियल को उससे खरीद ले और उससे वो क्या बना दे, एल्कोहल तैयार कर ले। तो वहां भी उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि वेस्ट मटेरियल जो उसको बाहर फेंकना था अब उसको बाहर नहीं फेंकना, ना उस पर खर्च करना, अब लेने वाले स्वयं ही क्या हो आ गए, उस वेस्ट मटेरियल को लेने के लिए उसके पास आ गए और उसको उसका क्या मिल गया, उसके अच्छे दाम मिल गए। तो इसी प्रकार से हमारा ये हो गया इकोनॉमीज ऑफ वेस्ट मटेरियल। यहाँ हमारा क्या है कि वेस्ट मटेरियल जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉटन मिल है उसमें क्या बचती है, बेकार रुई की गांठें भी आ जाती है। उन बेकार रुई की गांठों से क्या बनाया जा सकता है, कागज बनाया जा सकता है, कि वो साइड बाय साइड या तो खुद बनाना शुरू कर दे या किसी दूसरा उसे ले लेता है, तो वहां भी क्या हो जाती है, उसकी कॉस्ट घट जाती है। तो नेक्स्ट हमारा है एंड नॉन डिविजिबिलिटी, इकोनॉमीज ऑफ वेस्ट मटेरियल नॉन डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कई मशीनें जो होती है वो डिविजिबल तो मशीन होती ही, अब थोड़ा काम करो या बड़ा काम करो मशीन तो पूरी खरीदनी पड़ेगी। कई मशीनें ऐसी होती हैं जो बड़ी मात्रा का जब प्रोडक्शन करती हैं तो कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। इस प्रकार से दरी बनाने वाली एक मशीन है, वो एकदम में 1000 दरियां तैयार करती है, अब आपको 10 बनानी है तो कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और 1000 बना लेते हो तो कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। नेक्स्ट है हमारा है इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी। अब देखिएगा सुपीरियर टेक्नोलॉजी, बेस्ट जो सुपीरियर प्लांट है उसका प्रयोग कौन कर सकती है, बड़ी फर्म ही कर सकती है। जिसने अपना आकार बढ़ा लिया उस फर्म के लिए फायदेमंद है कि वो सुपीरियर जो मशीन है उनका प्रयोग करे, सुपीरियर प्लांट्स का प्रयोग करे। अब छोटी मशीन के बस की तो बात नहीं है कि 1 करोड़ की कोई मशीन आती है जो उत्पादन ही थोड़ा सा करती है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी वो उसको कभी कवर कर ही नहीं पाएगा। अब उसके लिए जरूरी बड़ी जो फर्म है, अब उसके लिए पॉसिबल है कि वो क्या करे, 1 करोड़ की मशीन खरीद ले और वो हमारा क्या करता है, लाखों यूनिट हर रोज उत्पादित करता रहता है, वहां उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ जाती है, बहुत ही कम आती है। तो इस प्रकार से ये पॉसिबल होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्टॉक, अब क्या है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्टॉक, स्टॉक करने की जो
इकोनॉमीज हैं वो बड़ी फर्मों को ही मिलती है। देखो छोटी फर्में तो क्या है, थोड़ा थोड़ा माल खरीदती हैं और उनकी क्षमता इतनी होती है कि वो थोड़ा थोड़ा 2 क्विंटल 4 क्विंटल कच्चा रॉ मटेरियल है वो खरीद लें। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियां क्या, उनकी इतनी अक्षमता होती है कि वो बड़े बड़े ट्रक भर भर के रॉ मटेरियल पहले खरीद करके गोदाम में रख लेती हैं। अब रॉ मटेरियल की जो प्राइस बढ़ेगी कि जिस टाइम कॉटन आती है उस टाइम तो क्या होती है वो सस्ती होती है, और बाद में क्या होता है जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो बड़ी फर्मों पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही क्या किया है, रॉ मटेरियल का स्टॉक करके रखा हुआ है। उसी प्रकार वो क्या करती हैं, छोटी छोटी जो मशीनों के कल पुर्जे होते हैं वो भी अपने स्टॉक में रख लेती हैं, क्योंकि अचानक ही कोई मशीन काम करना बंद कर देती है तो उनको रिप्लेस करके वो फिर से उसको यूज में ले आते हैं मशीन को। तो इस प्रकार से स्टॉक के कारण उनको क्या होते हैं, कई प्रकार की बचतें होती हैं। और स्टॉक इतना रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उनको क्या मिल जाता है, सस्ते दामों पर भी मिल जाता है, वहां भी उनकी क्या होगी, बचत होगी। कि एक तो हम कहें 500 क्विंटल ले रहा है और एक 5 क्विंटल ले रहा है तो 500 क्विंटल वाले को रॉ मटेरियल भी क्या मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है उस दूसरे के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार उनको क्या हो जाती है, बचतें प्राप्त होती हैं। अब है इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च। क्या करती हैं जो बड़ी फर्में हैं, वो अपना ही एक रिसर्च प्रयोगशाला खोल लेती हैं। वहां पर क्या होती है, नई नई रिसर्च होती है, रिसर्च करके वो ऐसा तरीका खोज लेती हैं जिनके द्वारा क्या कर लेती हैं, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेती हैं। मैनेजरियल इकोनॉमीज, जब कोई फर्म अपना आकार बढ़ा लेती है तो तब क्या हो जाता है, ये पॉसिबल हो जाता है उसके लिए बेस्ट मैनेजर को अपॉइंट करना, कि जब उसका बजट ही इतना है कि वो रुपए ही सिर्फ 10,000 खर्च कर सकता है तो मैनेजर क्या रखेगा, वो कम क्षमता वाले कम योग्यता वाले मैनेजर अपॉइंट करेगा जिसके डिसीजन क्या होंगे, इतने बेस्ट नहीं होंगे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आकार बढ़ता है उनके पास हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा होने लग जाता है। आकार बढ़ने के कारण ये पॉसिबल हो जाता है कि वो बेस्ट मैनेजरियल क्लास को अपॉइंट कर सके। उसका एक दूसरा पहलू भी है इसका कि जब फर्म छोटी होती है, एक मैनेजर उसको रखना ही रखना होता है, तब वो उसके माइंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती। और जब फर्म अपना स्केल बढ़ा लेती है, ज्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, तब वो क्या करती है, उस मैनेजर के माइंड का क्या करती है, फुली यूटिलाइज उसको कर लेती है। तो फुली यूटिलाइज जब उसके माइंड का हो गया तो हमने कहा तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। कोई भी हम एग्जांपल कि एक व्यक्ति है, इस प्रकार स्कूल का ले लें, एक प्रिंसिपल है, उस स्कूल में क्या है, सरकारी स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट स्ट्रेंथ सिर्फ ही 200 है, तो वहाँ क्या है, उस प्रिंसिपल को 1 लाख रुपए सरकार दे रही है, तो वहां उसके माइंड का क्या यूज है। और जहां स्टूडेंट स्ट्रेंथ हमारी 4,000 है, वहां उसके माइंड का हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारा क्या, वहां पर यूनिट कॉस्ट क्या बढ़ रही है, कम पड़ रही है, तो उसके माइंड का पूरा प्रयोग। तो उसी प्रकार मैनेजर का फैक्टरी में होता है, जब काम थोड़ा सा होता है, 10 बंदों पर कमांड करनी होती है, तो उसके माइंड का कोई यूज नहीं हो रहा। लेकिन जब वो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, हजारों वर्कर उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो वो दिन रात क्या ले रहा है, डिसीजन ले रहा है उसके माइंड का, हम पूरा प्रयोग कर पा रहे हैं, तो वहां उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, हमें कम पड़ती है। तो यहाँ भी हमें क्या हो जाता है, फायदा होता है। फिर हो रहा है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमीज में देखो क्या होता है, धन संबंधी बचतें हमें हो जाती हैं। तो धन संबंधी बचतें कौन सी होती है, एक तो देखो जब फर्म अपने स्केल को बढ़ा लेती है, साइज को इंक्रीज कर लेती है, तो क्या होता है, उसकी साख जो है वो बढ़ जाती है, सभी उसको जानने लग जाते हैं कि इस नाम की फैक्ट्री है। तो उसको जो लोन मिलता है उसके लिए टर्म एंड कंडीशन होती है, उसकी फेवरेबल होती हैं। और जो ब्याज की जो रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ब्याज की जो दर होती है, वो क्या होती है, मिनिमम होती है, कम से कम दर पर उसको ब्याज मिल जाता है। अब हम कहें कि विजय माल्या है, उसको वो भाग गया इंडिया से कि सरकार ने उसको इतने रुपए, बैंकों ने इतने रुपए का लोन दिया ही क्यों, तो क्या होता है, उसकी इतनी लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन था, उसकी साख इतनी बढ़ गई थी कि बगैर उससे कोई कंडीशन लगाए, उसकी फेवरेबल कंडीशन पर उनको क्या दे दिया, ब्याज दिया, और ब्याज भी इतनी ज्यादा अमाउंट का उसको
मिल गया। अब आप या हम कोई भी बैंक में लेने जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, 10 तरह के पेपर चेक करेंगे, 10 दिन तक हमें घुमाते रहेंगे, तो भी वो लोन पास नहीं होता। लेकिन जिस फैक्ट्री की हमारी शाख ज्यादा है, तो जिस तरह से अंबानी कंपनी की कहें, तो उनको घर आके बैंक वाले सिग्नेचर करवा के लोन देते हैं, वो सिर्फ अप्लाई कर देते हैं। अंबानी, अडानी, तो ये हमारे देश के ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका जो प्रोडक्शन क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट है, और तो इनका स्केल इतना ज्यादा है, तो उनको क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, कम ब्याज की दर पर मिल गया, टर्म एंड कंडीशन भी उनके पक्ष में है, तो इस प्रकार यहाँ उसकी बचत हो जाती है। फिर वो कच्चा माल इतनी ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं कि कम कीमत पर उनको मिल जाता है, उनको बिजली है वो कम रेट पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इस प्रकार से कहते हैं उनको कई प्रकार की क्या हो जाती, धन से संबंधित वस्तुएं हो जाती जो। और ये है हमारा अगला है इकोनॉमी जो परचेज एंड सेल। परचेज में वही आ गया कि जब खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं तो सस्ता उनको मिल जाता, बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। बेचना होता है तो ये अपने अलग से बिक्री विभाग स्थापित कर सकते हैं, ये अपना अलग से एडवर्टाइजमेंट विभाग कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अलग अलग विभाग ये स्थापित कर सकते हैं। उसी प्रकार पैकिंग के लिए ये एडवर्टाइजमेंट के तौर पर कि अट्रैक्टिव पैकिंग करवा सकते हैं, तो जो अलग अलग तरीके से ये ऐसा करके उसको ऐसा भी बना सकते हैं कि फटाफट बिक्री हो जाए। बिक्री के लिए उनको कमीशन भी कम देना पड़ता है। क्या थोड़ा सा प्रोडक्शन करोगे, आपको खुद जाकर बाहर सप्लाई करके आना है। अब गाड़ी भर के भेजते हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम आई, या इतना ज्यादा मात्रा में आपका प्रोडक्शन हो रहा है कि दूसरे आपके यहाँ से आके स्वयं की गाड़ी भर के ले जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है, बहुत सारी बस्तें मिल जाती हैं कि अब खुद कहीं बेचने के लिए नहीं जाना पड़ा, खुद ही ग्राहक हमारे पास से आकर के जो बेचने वाले हैं वो वस्तु को अपने आप ले जाते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करने की इकोनॉमी जो है हमें उसके कारण बचत मिल गई। इकोनॉमीज ऑफ रिस्क। अब इकोनॉमीज ऑफ रिस्क क्या है कि जितनी ज्यादा बड़ी फर्म होगी उतना ही वो ज्यादा रिस्क उठा पाने की अक्षमता उसमें होगी। कि छोटी फर्म है उसको कह दो कि यहाँ 2 करोड़ रुपए लगाने, वो नहीं कर सकती। जितनी ज्यादा बड़ी फर्म है उसमें वो अक्षमता है कि वो इतना बड़ा रिस्क उठा पाए। जब जितना ज्यादा जो रिस्क उठाने की अक्षमता रखती है उसको प्रॉफिट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमें कि ज्यादा रिस्क उठाने की अक्षमता उसके अंदर है तो वो क्या कर पाती है, उसके कारण ज्यादा प्रॉफिट कमाने की अक्षमता में होती है, तो ये भी हमें बचत मिल जाती है। अब है हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज। क्या होती है हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज, बाहरी बस्तें। कौन सी बस्तें, जो किसी फर्म को अपने प्रयत्नों के द्वारा नहीं बल्कि किसी दूसरों के प्रयत्नों के फलस्वरूप मिलती। मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, मुझे मिला है वो फल किसी दूसरे की। ये उद्योग की किसी एक फर्म को नहीं बल्कि उद्योग का उत्पादन बढ़ने के कारण उद्योग की सभी फर्मों को मिलती हैं। ये एक फर्म को इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि दूसरी फर्मों ने प्रयत्न किया है, इसलिए कि दूसरों का उत्पादन बढ़ा है, इसलिए उस फर्म को क्या मिल जाती है, ये बस्तें मिल जाती हैं। तो ये वो बस्तें हैं जो भारी प्रभाव के कारण हमें मिलती है। सोशल ओवरहेड जो हमारी कॉस्ट होती है उसके कारण हमें ये मिल जाती हैं कि सामाजिक ऊपरी लागत पर जब खर्चा होता है उसके कारण हमें ये मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये दूसरों के प्रयत्नों के कारण हमें मिलती हैं। तो ये इसमें हमारे क्या होती है, इकोनॉमीज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन हमारा क्या होता है कि एक जगह पर उद्योगों का स्थापित होना, उद्योग की अनेक फर्मों का एक जगह पर स्थापित होना, केंद्रीकरण जिसको हम कहते हैं। क्या है हमारा कि वो सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो एक जगह पर स्थापित होगी। उसके कारण क्या हो गया, एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। एक रोड पर पहले 2 ही जीप चलती थी, तो वहां पर क्या था, कोई पेट्रोल पंप नहीं था। अब क्या हो गया, जीपों की संख्या बढ़ गई तो एक पेट्रोल पंप लग गया। पेट्रोल पंप लगने के साथ साथ वहां पर क्या हो गया, किसी ने वहां पर होटल भी खोल दिया क्योंकि सारा दिन आना जाना लगा रहता है। उस प्रकार से क्या हो गया,
अब जो जीप चलाने वाले उनके लिए क्या हो गया, वो बेनिफिशियल हो गया, उनको सुविधा होगी कि खाने का भी इंतजाम हो गया, किसी ने चाय का इंतजाम कर लिया, अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने खोला है। लेकिन कब खोला, जब जीपों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई, तो उन्हें पेट्रोल पंप भरवाने के लिए, पहले पेट्रोल पंप न होने के कारण पेट्रोल लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। अब वहीं क्या हो गया, पेट्रोल पंप स्थापित हो गया, उनकी कॉस्ट घट गई। तो कई फैक्ट्रियां जब एक जगह स्थापित हो जाती तो उन्हें भी इसी प्रकार की बसें मिलनी शुरू हो जाती। तो देखो, जब कई फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती हैं तो वहां पर क्या है, यातायात के साधन खड़े होने शुरू हो गए। पहले हमेशा शहर से बुलाना पड़ता था अपनी फैक्ट्री के लिए, जब माल लोड करवाना पड़ता था तो ट्रक को बुलाना पड़ता। अब वो सारी फैक्ट्रियां इकट्ठी हो गई, ट्रक वाले वहीं खड़े होने लगे, तो पास से जब जरूरत पड़ती फटाफट से फोन किया और ट्रक अंदर हाजिर हो गया। तो इसके कारण भी हमारी कॉस्ट कम होगी। फिर किसी ने वहां पर से क्या कर दिया, होटल खोल दिया, तो वो भी फैसिलिटी मिलेगी। कई और चीजें, जिस तरह से श्रमिक हैं, अब हमें चूज करने पड़ते थे, ढूंढ के लाने पड़ते थे। अब सारे के सारे उद्योग, सारी की सारी फैक्ट्रियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई, तो सुबह सुबह आकर श्रमिकों की लाइनें लग जाती है। जिस फैक्ट्री को जितने श्रमिक चाहिए वो वहीं से ले लेती है, तो अच्छे श्रमिक हमें मिलना स्टार्ट हो गए वहीं से। तो इस प्रकार से कई प्रकार की हमें बस्तें मिलनी शुरू हो गई। तो ये हमारी किसके कारण हुई, फर्मों के केंद्रीकरण के कारण, कि एक जगह पर वो क्या होगी, इकट्ठी होगी, इसके कारण हमें ये बस्तें मिलनी स्टार्ट हो गई। फिर हमारा इकोनॉमी जो इंफॉर्मेशन है, सूचना की, क्या हुआ, जब हमारी सभी फर्में एक जगह पर इकट्ठी हो गई तो किसी समाचार पत्र वाले ने उन फर्मों की से संबंधित एक पत्रिका भी साथ में निकालनी शुरू होगी। तो हमें अपने राइवल के बारे में, हमें मार्केट की सिचुएशन के बारे में फ्री में इंफॉर्मेशन, हम कुछ भी नहीं कर रहे, फ्री में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मार्केट की क्या सिचुएशन है, डिमांड किस प्रकार की है, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, क्या किस कॉस्ट पर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्या कीमत है, ये सारी इंफॉर्मेशन सभी फर्मों को फ्री में मिलने लगी। तो ये हमारी क्या है, इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि कौन सा विज्ञापन पर कितना खर्च कर रहा है, हमें क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, घर बैठे ही मिल रही है। वो पत्रिका, वो अखबार वाले ने निकालनी शुरू कर दी है। फिर है इकोनॉमी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये हमारा क्या होता है कि एक एक दूर दूर बिखर जाना, वैसे तो यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ देना। क्या होता है कि जब हमारा लार्ज मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा कपड़ा है, अब कॉटन, स्टार्टिंग तो उसकी कॉटन से हुई, क्या एक ही कारखाना ये सारे काम करेगा, नहीं, रुई बनाने का कार्य किसी और कारखाने ने किया है, फिर उससे धागा बनाने का काम किसी और ने किया है, कपड़े की रंगाई का कार्य किसी और ने किया, प्रिंट का कार्य किसी और ने किया है, और अंतिम काम कोई और कर रहा है। तो उसी प्रकार जिस तरह से ऊन है, रंगाई कोई और कर रहा है, बुनाई का काम कोई और कारखाना, तो कह रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में बांट दिया हमने। एक कारखाना बड़ी मात्रा में रंगाई का कार्य करा, दूसरा उससे लेकर उस पर छपाई का कार्य कर देता है, तो दोनों की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रत्येक कारखाना जो है, प्रत्येक फैक्ट्री जो है, अपने अपने काम में क्या हो गई, निपुण हो गई। तो इस प्रकार से हमारी क्या आ गई, कॉस्ट कम आ गई। अब जहाज का एग्जाम्पल ले लें, क्या वो सारा काम एक ही नहीं, एक प्रकार के कल पुर्जे कोई एक बनाता है, दूसरे बड़े कल पुर्जे कोई दूसरा बनाता है, उनका असेंबल होने का काम कहीं और किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जब हमने अपना प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या थी, इकोनॉमी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमारा है, ये तो इकोनॉमीज थी, अब हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ क्या है, डिस इकोनॉमीज भी आती हैं। डिस इकोनॉमीज भी टू टाइप्स की हैं, एक हमारा है इंटरनल डिस इकोनॉमीज और दूसरा हमारा क्या है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। तो इंटरनल डिस इकोनॉमीज वो होती हैं जो किसी एक फर्म को अपना आकार बढ़ाने के फलस्वरूप उठानी पड़ती है। एक फर्म ने देखो अपना आकार बढ़ा लिया, वो ज्यादा मात्रा में फैला हो गया, अब क्या है, मैनेजर के नीचे इतने वर्कर्स हैं, उसके बस की बात ही नहीं रही कि वो इतने जो वर्कर्स हैं उनको हैंडल कर सके। हर रोज सारा दिन उसके सिर में दर्द रहता है, हर रोज क्या होता है, कोई ना कोई डिसीजन गलत होता है, डिसीजन गलत होगा तो उसके फलस्वरूप
उसकी क्या होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट घटेंगे, लॉस उठाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से मशीनें सारा दिन चलती रहती हैं, उनके कारण हर रोज कोई ना कोई मशीन टूटी रहती है। तो इसी प्रकार से दोनों प्रकार की जो कॉस्ट है, चाहे वो रियल हो चाहे वो मॉनेटरी कॉस्ट हो, जब एक फर्म अपना आकार हद से ज्यादा बढ़ा लेती है, उसकी बस की बात ही नहीं रहती इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभाल पाना, तो अनेक प्रकार की जो बचते हैं वो किस में बदल जाती हैं, हानियों में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से उसको धन संबंधी और जो वास्तविक हानि है ये दोनों होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक फर्म को किसके अपने प्रयत्नों के कारण उसको ये हानि उठानी पड़ी कि उसने अपना आकार इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। फिर हमारा है दूसरी जो भारी हानियां हैं, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। तो भारी हानियां क्या है, किसी एक फर्म को अपने प्रयत्न के कारण नहीं बल्कि उद्योग की सभी फर्मों को ये उठानी पड़ती हैं। तो उद्योग की सभी फर्मों को उठानी पड़ती हैं ये दूसरों के कारण जो प्रभाव पड़ा है, अपने के कारण नहीं दूसरों के एक्शन के कारण। तो अन्य फर्मों का उत्पादन बढ़ने के कारण या अन्य फर्में एक जगह पर इकट्ठी होगी, उसके कारण उस फर्म को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, बाहरी हानियां। ये उद्योग की सभी फर्मों को उठानी पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि सारी फर्में एक जगह पर इकट्ठी होगी, एक जगह पर इकट्ठी होगी, लेबर की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, अच्छे लेबर मिलने मुश्किल हो गई। तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की प्राइस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, ज्यादा वेज हमें उनको देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जितने भी रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं कि वहां पर मान लो आसपास मकान हैं, क्योंकि लेबर रहेंगे भी तो मकानों का किराया राइज हो गया। तो उसी प्रकार से जितना भी रॉ मटेरियल से सभी को चाहिए वो रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि उस एक स्थान पर इकट्ठी होने के कारण कई प्रॉब्लम हो गई। इस प्रकार से एक स्थान पर इकट्ठी हो गई, वो धुआं छोड़ रही है, वायु प्रदूषण हो रही है, तो उसे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये भी कॉस्ट है। लेकिन इस कॉस्ट को हम इसमें बारी हानियों में मेजर नहीं करते, क्योंकि ये तो सोशल समाज को देना पड़ रहा है। अब उनके कारण जिसका प्रभाव उस एक फर्म पर पड़ता है, उद्योग की सभी फर्मों पर पड़ता है, जिनको हम मापते हैं उनको हम किस में लेंगे, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में लेंगे। तो यही है, कच्चा माल के रेट बढ़ गए तो उन पर प्रभाव पड़ा फर्मों पर। उसी प्रकार से हमारे लेबर महंगे हो गए, उनका प्रभाव उन पर पड़ा। उसी प्रकार से क्या है, वहां पर इतनी ज्यादा फर्में इकट्ठी हो गई कि क्या लगने लगा, जाम लगने लगा। ट्रक भरे खड़े हैं सामान के, जाम के कारण वो 3-3, 4-4 घंटे लेट हो जाते हैं। तो वो उनके ऊपर जितना लेट हो रहा है, डिलीवरी जहाँ पर पहुंचानी थी वहां पर टाइम से नहीं पहुंच पाई, या जो रॉ मटेरियल आना था वो 6 घंटे लेट हो गया। उसके कारण हमें क्या हो गया, जितना ज्यादा लेट होंगे हम वो हमारे लिए उतना ही क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारी हानियां किसी उद्योग की सभी फर्मों को उठानी पड़ती हैं, और आंतरिक हानि क्या है, सिर्फ उसको जो अपना आकार बढ़ाती है उसको उठानी पड़ेगी, जो नहीं बढ़ाती वो उस हानि को बियर नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर था जो आज क्या है कंप्लीट हो चुका।